मत करो ना, मत करो ना, अब तो मेरे पास आ गई ना, इसी तरह से ट्रीट करते हैं। लाइव है मैडम आपका। Okay, thank you, sir. Hi, good morning, everyone. So we'll be continuing with the topics that we have started yesterday. कल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था. So basically इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने क्या क्या कवर किया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसा अग्रीमेंट होता है जो लॉ के अंदर हम एनफोर्स कर सकते हैं, जो लॉ के अंदर हम लेके आ सकते हैं. फिर हमने एसेंशियल्स किए थे कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है. फिर हमने कंसिडरेशन का चैप्टर किया जिसमें कंसिडरेशन हमें था कि कंसिडरेशन होता क्या है. कंसिडरेशन एक मनी वैल्यू होता है कि वट एवर वी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, समथिंग से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, प्राइस जो हमें मिल रहा है हमारे काम करने पे, हमारे सामान बेचने पे, सेल और परचेज करने पे, व्हाट आर द सर्विसेज अगर हम कुछ दे रहे हैं उस पे क्या आपको रिटर्न मिल रहा है. सो दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट. उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसे होगा, कंसिडरेशन वैलिड होनी चाहिए. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, voidable contract and फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट. सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि क्या क्या तरीके के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है. एग्जीक्यूटरी हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन हो गया, मोड के बेसिस पे हो गया, डिफरेंट बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किए कि किस किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कंसिडरेशन हमने उसके बाद किया था. You are able to see my screen, right, students? shared yesterday I shared the link, Google Classroom link, जिस पे सारे मेरे PDFs हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ऑल द PDFs आर देयर. तो वो ऑटोमेटिकली आप उसमें शेयर देख सकते हैं कि क्या क्या PDFs पे व्हाट ऑल मटेरियल इज देयर. सो वो आप और सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको बुक की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. आई एम यूजिंग MC कुचल बिजनेस लॉ बुक. Business law. Let's start with the today's topic which says free consent. Free consent होता क्या है, हमने कल ही पढ़ा था कि फ्री कंसेंट होता क्या है. फ्री कंसेंट से हमें ये पता था कि हम अपनी मर्जी से हाँ या ना करें. अगर ऑफर है या एक्सेप्टेंस है सो आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए. आपको कोई भी किसी के दबाव में आके हाँ या ना नहीं करना. सो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake. ये 5 तरीके की चीजें अगर हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी. फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी कि अगर इन सब में से कोई भी जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है. सबसे पहले आता है कोएर्जन. कोएर्जन का मतलब क्या होता है, इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act forbidden by Indian Penal Code or lawful detaining or threatening to detain. सिंपल मैंने आपको कल भी बताया था, कल की किसी ने आपको धमकी दी है, अगर आप उसको उसका घर रेंट पे नहीं दोगे तो वो मर्डर कर देगा, वो आपको गन पॉइंट से उड़ा देगा, गन पॉइंट पे रख के आपसे कोई हाँ या ना करवा रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कोएर्जन. कोएर्जन का ही ये सारा पार्ट होता है. L threatens to shoot M if it does not let his out to M. M agrees to let out his house to L.
The consent of M was induced by coercion. उसने धमकी दी है तब जाके उसने अपना घर उसको रेंट पे दिया है। नेक्स्ट कहता है कि the act constituting coercion may be directed at any person and not necessarily at the other or the agreement, कि जरूरी नहीं है उसी बंदे को हम थ्रेटन करें, हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो हम उसको थ्रेटन करके कंसेंट को उसके कंसेंट को फ्री ना रखे। नेक्स्ट है थ्रेट टू फाइल अ सूट। To threaten a criminal or civil prosecution does not constitute coercion because it is not an act forbidden by Indian Penal Code. Act to commit suicide. Neither suicide nor a threat to commit suicide is punishable under Indian Penal Code. An attempt to commit suicide is just a punishable. अगर आप किसी को कोई थ्रेट आप बोलते हो कि भाई मैं सुसाइड कर रही हूँ, तो मैं थ्रेट दे रही हूँ या सामने वाले को बोलती हूँ कि मैं ऐसा तुम्हें बोलूंगी जिससे तुम सुसाइड कर लोगे, ये सब पनिशेबल नहीं है। कोई सुसाइड कर लेता है वो पनिशेबल नहीं है। अगर कोई अटेम्प्ट करता है देन इट इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट वर्ड आता है ड्यूरेस। ड्यूरेस क्या होता है? इलीगल इम्प्रिजनमेंट और ईदर एक्चुअल और थ्रेटन वायलेंस ओवर अ पर्सन ऑफ अनदर और हिज वाइफ और चिल्ड्रन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी टू एन अग्रीमेंट। उसने किसी को आप धमका रहे हो, उसकी वाइफ को, उसके पेरेंट्स को, आपने मूवीज में देखा होगा कि किसी को काम करवाने के लिए हम उसकी वो फैमिली को हैम्पर करता है, उसकी फैमिली को थ्रेटन करता है, उनको हार्म कोई पहुंचाता है कि जिससे कि वो बंदा उसका काम कर पाए। सो दैट इज ड्यूरेस। इफेक्ट क्या होगा कोएर्जन का? अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोएर्जन से है, कोएर्जन से हाँ या ना हुई है, इसका इफेक्ट क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? एक पार्टी के पास ऑप्शन होगा कि वो उसको दूसरी पार्टी को स्यू कर पाए, दूसरी पार्टी के साथ दूसरी पार्टी को स्यू कर पाए और दूसरी पार्टी को बोल पाए कि नहीं ये काम तुमने गलत किया है, सो इसको लेके वो कोर्ट में जा पाए। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ कोएर्जन। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब एक साइड से one person can file a suit against the other person. नेक्स्ट हमारे पास आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब कोई एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है। डोमिनेटिंग मतलब किसी का अपर हैंड होता है किसी के ऊपर, जैसे कि हमारा हो गया जो लोन डिपार्टमेंट है और फार्मर्स है, सर्वेंट है और उसका ओनर है, एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होते हैं। हमेशा उनका एडवांटेज, दे कैन टेक एन एडवांटेज ओवर द अदर पर्सन। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर दोनों के रिलेशन बिटवीन subsisting between the parties are such that one person is in a position to dominate the will of the other. He uses position to obtain unfair advantages. सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं, काम जूनियर करते हैं, उसका एडवांटेज फायदा कौन उठाता है? सीनियर्स उठाते हैं। सो डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं तो उसको हम, अगर कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है अपने फायदे के लिए, तब हम उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलेंगे। तब हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से कंसेंट ली गई है। A person is deemed to be in a position to dominate the will of the other, where he holds a real or apparent authority over the other, where he stands in the fiduciary relationship, father, son, guardian and ward, solicitor and the client, doctor, patient, guru and the disciple, trustee and the beneficiary,
ये सारे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स हैं, इसको हम डोमिनेटिंग पोजीशन बोलते हैं कि एक जना दूसरे को डोमिनेट करता है. Where he makes a contract with the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the age of illness, mental or bodily distress, for example old illiterate person. ये सारे डोमिनेटिंग पोजीशन के एग्जाम्पल है. अगर ऐसा कुछ होता है सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, voidable हो जाएगा. So where the relationship existing between the parties is a master and a servant, father and son, there is no need to provide the use of undue influence by the party whose consent was so caused. Merely status of the party is enough to prove the existence of undue influence in these phrases. अब हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, इसमें हम कोई प्रिजम्पशन नहीं लेते. मदर डॉटर, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर. अब किसी के फादर ने अपने बेटे को कोई काम करवाया, उसको बोल के कि नहीं ये गलत है तो ये कर, सो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे. सो इफेक्ट क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया. voidable, absolutely aside either agreement is a contract, voidable हो जाएगा at the option of the party whose consent, जिससे भी आपने consent लिया है उसको undue influence में रख के उसकी तरफ से contract voidable हो जाएगा. बनवाया गया और इंटरेस्ट बनवाया गया तो उसको कोर्ट ने क्या ऑप्शन दिया कि आप 100 रुपए देके इंटरेस्ट जितना भी बनता है वो आप पे कर दीजिए. सो एक जिसका हम वो ले रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में रख के कंसेंट ले रहे हैं, सो वो ऑटोमेटिकली हम उसको कंप्लीटली वॉइडेबल होके और हम उसको उस पे केस कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव पर्दानशीन वुमेन. तो इसका मतलब क्या होता है, पर्दा हमने सुना है, पर्दा क्या होता है. सो पर्दानशीन वुमेन क्या होगी, जैसे जिसकी फैमिलीज में आपने देखा होगा, अब नहीं होता बट ओल्ड फैमिलीज में, पुरानी फैमिलीज में चलता था कि लोगों को पर्दा रखने को बोलते थे कि वो कुछ भी नहीं देखेंगी, वो अपने आगे फेस को कवर रखेंगे. तो ऐसी किसी सिचुएशन में अगर कोई पर्दा रखता है या फिर कंप्लीटली सेक्लूडेड रखता है उस बंदे को, सो दैट इज एन अनफेयर डील और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास केस आता है मिस रिप्रेजेंटेशन का. मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आप किसी को गलत फैक्ट्स बता रहे हो. So a misrepresentation means a statement of fact by one party to another either before or at the time of a contract relating to some essential to the formation of the contract with an intention to induce the other party to enter into a contract. It may be expressed by spoken words or written or implied from the act or conducts of the party. So misrepresentation क्या होगा, आप innocently अपनी मर्जी से या गलती से कुछ मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को. पहले इसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते थे. अगर आप इंटेंशनली किसी के साथ धोखा कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे कि आपने उसके साथ फ्रॉड किया है. So what are the essentials of misrepresentation? There should be representation made innocently with an honest belief as to its truth and without any desire to deceive the other party, either expressly or impliedly. The representation must relate to the facts material to the contract and not merely to the opinion or hearsay. The representation must have become untrue. हम कब बोलेंगे कि मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, उसके सारे ये केसेस हैं. अब सबके केसेस, सबका इफेक्ट सेम रहता है. मिसरिप्रेजेंटेशन होगी तो उसका क्या हमारा इफेक्ट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पे,
हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल आपको पता है कि क्या चीज होती है। नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन को हम आगे लेके जाते हैं, उसको हम फ्रॉड कहते हैं। जो हम इंटेंशनली किसी के साथ गलत करते हैं, इंटेंशन टू डिसीव, किसी के साथ हम जानबूझकर या फिर अपनी मर्जी से गलत कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड fraud. So first definition, the representation that a fact is true when it is not true by one who does not believe it to be true. आपको लगता है वो सच है पर आपने किसी के साथ गलत किया है, सो गलत किया है तो ऑटोमेटिकली वो आप अपनी आप उसके साथ जानकर गलत कर रहे हो, और जब जान के गलत कर रहे हो तो आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो। कीविएट एम्प्टर आपने सुना होगा, उसमें ये होता है कि बायर को बीवेयर रहना है। अब सेल लगी है 50%, मैंने बैग्स पे सेल लगाई 50%, आपने बैग खरीदा। अब वो बैग किस सिचुएशन में है, आपके सामने है, तो आप लेटर ऑन आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने खराब बैग मुझे दिया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज केवियट एम्प्टर ये कहता है कि बायर को खुद अपनी समझदारी से सामान खरीदना चाहिए। अगर मैं कोई फैक्ट्स को कंसील करती हूँ, छुपाती हूँ, तो वो चीज फ्रॉड मानी जाएगी। जब मैंने आपको सारी चीजें रखा रखी है कि ये बैग है, आप खुद चेक करो और खुद लो, तो वो आपकी मर्जी रहेगी। अब मैं आपको एक हॉर्स सेल कर रही हूँ, बट मैंने सेल करते टाइम आपको ये नहीं बताया कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड का हॉर्स है तो वो मैंने छुपाया है, कंसील किया है फैक्ट्स को, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक उसमें आता है, कैन साइलेंस बी फ्रॉडुलेंट, मैं कुछ नहीं कहती बट वो फ्रॉड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। So it says mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into is not fraud, वो fraud नहीं है जब तक the circumstances of the case are such that regard bring had to them, it is a duty of a person keeping silence to speak, उसकी ड्यूटी है कि उसे चुप ही रहना है। चुप रहना इक्वल टू स्पीच है। अब लॉ में आता है कि उसको चुप रहना है, उसको चीजें नहीं बतानी है, मटेरियल फैक्ट्स छुपाना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, सो दैट इज नॉट फ्रॉड। अब फिड्यूशनरी रिलेशनशिप, फिड्यूशनरी आपके फादर ने आपको यही नहीं बताया कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉट फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है। अगर आप नहीं बताओगे तो वो कंसीलमेंट मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंगेजमेंट्स, आप दोनों पार्टीज को एवरी मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज, दोनों पार्टीज को मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम। और अगर कोई दूसरा ब्रेक ऑफ करता है किसी कंसीलमेंट में, सो वो गलत नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट्स, contract of family settlements and arrangements also requires full disclosure of material facts within the knowledge of the parties to such contracts. Misled, such a contract is not binding if either the party has been misled by the concealment of material facts. Next it says share allotment contracts, promoters, directors who issue prospectus and to invite public to subscribe for shares and debentures which is not available to general public, such they are required, उन्हें सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी।
किसी किसी केस में साइलेंस इटसेल्फ टू इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. इसका एग्जाम्पल, A says nothing. If you do not deny it, I shall assume the horse is sound. मैंने आपको हॉर्स सेल किया, आपने मुझे बोला अगर आप कुछ इसके बारे में नहीं बता रहे तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि हॉर्स एकदम ठीक कंडीशन में है. सो माई साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो आप समझ लोगे कि वो ठीक कंडीशन में है. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड. क्या होगा, आपको पता चलता है मैंने फ्रॉड किया है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, या फिर आप बोलो जितना काम आपने किया है उसका आप जो लॉस हुआ है वो रीइम्बर्स कर दो. डैमेजेस के लिए आप मुझे स्यू कर सकते हो. सो डैमेजेस के लिए आप स्यू कर सकते हो, आप टोटली पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, या फिर जो पार्टली हो गया वो पे करके आप पार्टली को दे सकते हो. सो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड अंडर फ्रॉड. हमने जो फ्रॉड का टॉपिक स्टार्ट किया है. सो दिस इज फ्रॉड विच सेज, लास्ट में हमने साइलेंस देखा, हमने उसका इफेक्ट देखा कि अगर हम चुप रहते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा. नेक्स्ट आती है मिस्टेक. मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. दो तरीके की मिस्टेक होती है. मिस्टेक ऑफ लॉ सबसे पहले हम देखते हैं. मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ कंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी कंट्री में लॉ बना कि कोविड के दौरान आपको मास्क लगाना जरूरी है, आपको मास्क पहनना जरूरी है, तो कोविड के दौरान आप मास्क नहीं पहनते हो और आपको पेनल्टी आपसे पुलिस मांगती है और आप मना करते हो जी मुझे नहीं पता. सो दैट इज कंप्लीटली योर मिस्टेक. उसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है. दैट इज द रूल ऑफ लॉ. कंट्री का लॉ है, आप उसे तोड़ते हो, यू हैव टू पे फॉर द मिस्टेक. आपको डैमेजेस, आपको आपका ही नुकसान होगा. बिकॉज अगर वही सेम चीज फॉरेन लॉ में क्या होगा, अगर आप लॉ तोड़ते हैं उसका भी आपको पैसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. अगर हमारे पास सिंगापुर में देयर इज अ लॉ दैट च्युइंगम इज नॉट अलाउड. अगर आप वहां जाके च्युइंगम खाते हो और आपको वहां पे वो पेनल्टी पीनलाइज करते हैं तो इसमें गलती आपकी होगी. वो राइट है, आप ये नहीं बोल सकते हमें पता नहीं था. वो उनकी कंट्री का लॉ है, यू हैव टू फॉलो दैट. नेक्स्ट आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक्स. यूनिलैटरल मिस्टेक्स मींस एक साइड से मिस्टेक हुई है. बायलैटरल मिस्टेक्स मींस दोनों साइड से मिस्टेक हुई है. दोनों साइड से मिस्टेक हुई है, आपके पास ऑप्शन है, आप के कॉन्ट्रैक्ट दूसरा बना सकते हो, पुराना कैंसिल कर सकते हो. एक से कैंसिल हुई है तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट आप दोबारा भी बना सकते हो. आप डैमेजेस के लिए भी रीपे कर सकते हो एंड यू कैन डू इट. वॉइडेबल हो जाएगा किसके प्लेस पे, जिसकी मिस्टेक होगी उसके सामने वाले पर्सन के पास ऑप्शन होगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे या फिर आपको स्यू करे फॉर द डैमेजेस. Clear everyone, we are done with this chapter. Clear? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone in this chapter? Let me know please. I'll go little slow, but see the number of chapters are more and you have less number of classes. It's 1872. वो बाय मिस्टेक गलती से 1972 हो गया है, but it is 1872. I'll ask him to correct.
Any other doubts to anyone? Yes, please. I don't know about the exams. I'm starting. It's 1872. I'll ask him to correct. I'll ask him to correct. Please note it's 1872. It's not 1972. It's 1872. All the PDFs are there on Google Classroom. You people can refer to the Google Classroom. You will find all the PDFs there. I'll just share the PDF link again in the end of the class. So don't worry about that. Anything else you want to know? Okay, so let's start with the next topic. All the PDFs are there on the Google Classroom, so please don't keep on messaging the same thing over and over again. You will find all the PDFs there, so don't worry. The code is W7. It's W7XD. It's this. Yes, so कोएर्जन में क्या होगा? अगर कोई कोएर्जन से आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, किसी सामने वाले को स्यू कर सको। कॉन्ट्रैक्ट को आप अपनी तरीके से चला सकते हो या फिर कैंसिल कर सकते हो या फिर आप सामने वाले को स्यू कर सकते हो। Let's start with the next chapter which says legality of the object and consideration. Legality हमने किया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। कोई भी गलत चीज में हमें डील नहीं करनी। वो हमारा कंसिडरेशन जो है, ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल होना चाहिए। It says that every agreement of which the object or consideration is unlawful is void, and consideration or object of an agreement is unlawful in following cases. If it's forbidden by law, this clause refers to the agreement which is declared illegal by the law. If the consideration or the object for a promise is such as forbidden by law, the agreement is said to be void. अगर हमारे लॉ में ही नहीं है, मना किया गया है, तो वो void माना जाएगा, स्टार्टिंग से ही इनवैलिड। इसका एग्जाम्पल हो गया ड्रग्स, गन्स, ये सब अलाउ नहीं है, हमारे कंट्री ने अलाउ नहीं किया है। इसको हम इस पे हम डील नहीं कर सकते। इफ इट इज सच ऑफ अ नेचर दैट इट इज परमिटेड, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। कि ऐसी कोई सिचुएशन जो हमारे लॉ को हैम्पर करेगी, जैसे हिंदू एंड मोहम्मद इसमें लिखा हुआ है, एक लॉ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ है। सो ऐसा कोई लॉ बना हुआ है, हम उसके प्रोविजंस को डिफीट नहीं कर सकते। An agreement made between husband and wife to live separately is invalid, as हिंदू लॉ में
हमारे हिंदू लॉ में वो अग्रीमेंट वैलिड माना ही नहीं जाएगा, इनवैलिड होगा। तो वो इनवैलिड होगा तो वो हिंदू लॉ के अंदर इनवैलिड हो जाएगा, तो वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इट सेज इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट, अगर आप किसी को कोई काम कर रहे हो किसी को फ्रॉड करने के लिए, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा और वो वॉइड हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी को हार्म होगा आपके किसी एक्शन से, सो वो प्रॉपर्टी और वो पर्सन को अगर हार्म होगा सो वो ऑटोमेटिकली अनलॉफुल हो जाएगा आपका अग्रीमेंट। नेक्स्ट है इफ द कोर्ट रिगार्डेड एज इमोरल, अब लिव इन रिलेशनशिप है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इमोरल माना जाता है, अलाउड नहीं होता है, सो वो सारी चीजें हमारी कोर्ट अलाउ नहीं करती तो वो इलीगल हम मानते हैं। फर्दरेंस ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी, इंटरफेरेंस विथ मैरिटल रिलेशनशिप, किसी के मैरिटल रिलेशनशिप में कोई अननेसेसरली घुस रहा है, मीन्स अननेसेसरीली किसी को कोई गलत बोल रहा है, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा, गलत माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ ए कोर्ट रिगार्ड्स इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, सो वो भी हम गलत मानेंगे। ट्रेडिंग विद द एलियन एनिमी, मैंने आपको एलियन एनिमी बताया था क्या होता है। जब हमारी कंट्री फॉर एग्जाम्पल कंट्री एक्स के साथ वॉर में है, सो हम कहते हैं कंट्री एक्स के साथ हमारी कंट्री वॉर में है, अगर आप उसकी किसी कंट्री के पर्सन के साथ डीलिंग्स करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो एलियन एनिमी कहा जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड और वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, सॉरी, तो तभी से वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। अग्रीमेंट्स इंटरफेरेंस विद द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, आप किसी के जस्टिस में आप इंटरफेयर करते हैं, आप गलत चीजें बोलते हैं, तो वो सब चीजें इनवैलिड मानी जाएगी। अग्रीमेंट्स फॉर स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में आप कोई सुसाइड कमिट करता है उसमें आपका कोई हाथ है, सो वो आपकी गलती मानी जाएगी। मेंटेनेंस एंड चैम्पेरिटी, मेंटेनेंस मतलब agreement where a stranger promises to help other by money और बाय लिटिगेशन, आप किसी कोई गलत कर रहा है, आप बोल रहे हो मैं पैसे दूंगा तू कर जो तुझे करना है, आप गले ठहराए जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस में आपको कोई बोलता है मैं जॉब दिलवाऊंगा मुझे पैसे दो, करप्शन, दैट इज नॉट अलाउड, वो ऑपोजिशन हमारी सिचुएशन हमारी उसमें अगेंस्ट माना जाएगा। A promises to obtain B for an employment in public services. B promises to pay 1,000 rupees to A. The agreement is void माना जाएगा as consideration for its is unlawful, unlawful माना जाएगा और agreement हमारा void है। Agreement creating an interest opposed to the duty, an agreement which tends to create a conflict between the interest and the duty is illegal and void on the ground that it is opposed to public policy. A agrees to pay a lieutenant colonel in the army 50,000 if he will assist her brother to the desert the army. The object of the agreement is opposed to the public policy and hence the agreement is void and illegal. आपको कोई असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो अग्रीमेंट इलीगल और void माना जाएगा।
agreement unduly restraining personal liability, अगर पर्सनल फ्रीडम के अगेंस्ट कोई काम किया जाता है, आपने किसी से पैसे लिए और आपने उसको रिटर्न करने का आपने लेट हो गए, तो वो कहता है कि आप मेरे सर्वेंट बन जाओ तब तक, तो वो पर्सनल फ्रीडम आपकी ले रहा है, so that agreement would be void and illegal. Agreement interfering with the parental duties, अपनी कोई पेरेंट ड्यूटीज में अननेसेसरीली इंटरफेयर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड और वॉइड हो जाएगा. मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, कि दूसरे की शादी तुड़वाने में किसी का हाथ है, वो अग्रीमेंट इनवैलिड और वॉइड माना जाएगा. अब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा गलत नहीं है, पूरा अनलॉफुल नहीं है, कुछ करेक्ट है, कुछ खराब है. अब देखते हैं उस केस में हम क्या करते हैं. When an agreement contains several distinct promises to do things, legal and also other illegal, the legal part cannot be separated from the illegal part. Then the consideration for the sum promises of single sum of money, the whole agreement stands इलीगल एंड वॉइड. हम दोनों पार्ट्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे, इलीगल और लीगल को, सो हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इलीगल एंड वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट हमें बताता है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम इलीगल और इलीगल को सेपरेट कर सकते हैं, सो जो इलीगल पार्ट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, जो लीगल पार्ट होगा दैट वुड बी पेबल, वो वाला पार्ट वॉइड हो जाएगा, दूसरा पार्ट वैलिड रहेगा. In case of alternative promises, one branch of which is legal and other is illegal, the legal branch cannot alone can be enforced. जो legal होगा उसको हम enforce कर सकते हैं. Clear? So this is for the chapter. One second. Yes, there is one more. What are the effects of illegal agreement on collateral transactions? Illegal agreements like void agreements is unforeseeable as between the immediate parties, but the illegal agreement has this further effect that other transactions which are incidental and collateral का मतलब क्या होता है, एक ही ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन जुड़ी हुई है. अगर आप एक पेपर आप बोलते हो मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम करनी है, तो आपको बिजनेस लॉ के साथ और सारे डिफरेंट पेपर्स जो भी होंगे वो आपको देने पड़ेंगे. सो दैट इज कोलैटरल, की एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन जुड़ी हुई है. सो अगर क्या होगा इन सारे केसेस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल ही माना जाएगा. एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस चैप्टर? प्लीज लेट मी नो. Please don't repeat your doubts. You have the Google Classroom link. The chapters are mentioned there. कोड सबके पास है, बिजनेस लॉ है. प्लीज डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चन. Any doubts in this chapter to anyone? Please let me know.
अनलॉफुल का मतलब क्या होता है? जो काम गलत। हमने बोला लॉफुल मीन्स जो हमारे पब्लिक पॉलिसी में इंक्लूडेड है, जो हम बोलते हैं ठीक है, आप जो कर रहे हो लॉ के अंदर आके कर रहे हो। अनलॉफुल मतलब जो लॉ के अंदर अलाउड नहीं है और विच इज रॉन्ग। सो वो उस अगर अनलॉफुल कुछ भी आप करते हैं उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग से ही इनवैलिड माना जाएगा। यस। लास्ट टॉपिक आपको ये कहता है कि कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होती है। कोलैटरल ट्रांजैक्शंस क्या होती है? जब एक ट्रांजैक्शंस के साथ और ट्रांजैक्शंस जॉइंट होती है। सो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जो अनलॉफुल है, अगर आपने बोला अगर आप अनलॉफुल ट्रांजैक्शन है मतलब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपके 4 पेपर एक दिन में हैं, अगर आप एक पेपर देने नहीं आते, ऐसे है कि अगर आप एक पेपर देने नहीं आते तो सारे पेपर्स में आपका एब्सेंट माना जाएगा। सो दैट इज एन कोलैटरल सिचुएशन। अगर आप एक पार्ट में अगर आप एक पेपर नहीं देते सो और सारे पेपर्स में भी 0 लग जाएगा। तो इसका मतलब भी वही है कि इफ इन केस यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अनलॉफुल कर रहे हो, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस हैं, सो ऑटोमेटिकली और सारी ट्रांजैक्शंस भी आपकी अनलॉफुल हो जाएगी और वो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। यू कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर। मैं आपको सिर्फ वो ज्वाइन कर रही हूँ गूगल क्लासरूम। आप कैसे ज्वाइन करें? आप अपने जीमेल अकाउंट पे जाइए, वहां पे यू विल फाइंड 4 डॉट्स, यू क्लिक ऑन दैट, आई जस्ट शो यू। वेट, see, this is the Google class Gmail account. You'll go to this, you have Google Classroom here. You enter the Google Classroom. This is my page, so you'll find different pages. आपको join class का एक ऑप्शन आएगा, mine is the teacher account. आपको एक join class का join a class, आप क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको कोड जो दिया गया है आप कोड ज्वाइन करें और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी टेकन टू दी कोड जो मैंने आपको दिया है। आपको बिजनेस लॉ का पूरा मटेरियल वैलिड, पूरा मटेरियल शो होगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। यस, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वॉइड अग्रीमेंट्स। वॉइड का मतलब मैंने आपको सबको पता है, वॉइड का मतलब जो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है। वॉइड एब इनिशियो, जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है वो स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, माना नहीं जाएगा। कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड ही माने जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सबसे पहले आता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, नेक्स्ट आता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अग्रीमेंट in which the meaning of which is uncertain, agreements by the way of wager, agreements contingent on the impossible events, agreement to do impossible acts। तो ये सारी चीजें अग्रीमेंट्स जो हमें दे रखे हैं ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले से ही void बोले गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। हर एक इंडिविजुअल को शादी अपनी तरीके से अपनी मर्जी से करने का पूरा हक है, इसको छोड़ के माइनर को छोड़ के। That's it. अगर आप माइनर है then you don't have a freedom to do marry anyone, but अगर आप माइनर नहीं है, मेजर है, सो ऑटोमेटिकली आपको फुल फ्रीडम दी गई है कि आप शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एन पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। आप किसी के साथ भी अग्रीमेंट करते हो कि जैसे एग्जांपल है A agrees with B for goods consideration,
that she will not marry C. आप किसी को पैसे देते हो कि तू C से शादी मत कर, वो काम गलत है, वो अग्रीमेंट void माना जाएगा, गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। आप कोई भी वैलिड बिजनेस प्रोफेशन ट्रेड कर सकते हो। आप किसी को ये मना नहीं कर सकते कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो वो बिजनेस मत कर। आप किसी को भी स्टॉप नहीं कर सकते हो। आपके पास फुल फ्रीडम है। आप कोई भी बिजनेस, सेम बिजनेस हो या डिफरेंट बिजनेस हो, आप वो बिजनेस करें। आपके पास फुल 100% उस चीज की परमिशन है। नेक्स्ट, अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले सेल ऑफ गुडविल। The seller of the goodwill of a business can be restrained from carrying on the similar business within the specified local limits. आपने किसी की गुडविल, आपने किसी को सेल करी, बट आपने बोला कि आपने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली, तो उसने बोला कि आप इस एरिया में नहीं खोलोगे, सो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज आप किसी के और के अग्रीमेंट, किसी और का नाम यूज कर रहे हो। अब पार्टनर्स की अग्रीमेंट होते हैं, डिफरेंट अग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें अगर रह के अगर आपको कोई काम करना पड़ रहा है, सो दैट इज यू हैव टू डू इट, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। वो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा। नेक्स्ट है ट्रेड अग्री कॉम्बिनेशंस। ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस, एन अग्रीमेंट इन द नेचर ऑफ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन बिटवीन द ट्रेडर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स not to sell their goods at below certain price and not to pool profits output to divide in the same agreed promotion does not amount to restraint of trade and is imperfectly valid। किसी के साथ हम कंबाइन करके ट्रेड करते हो और उसमें ये डिसाइड होता है कि आपको 50 रुपीज से नीचे कोई भी सामान नहीं बेचना है, तो अगर आप में बात हुई कि 50 से नीचे हमें कोई सामान नहीं बेचना है, अगर आप उससे नीचे बेचते हो वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि आपको नहीं सेल करना, सो ऑटोमेटिकली वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव स्टिपुलेशंस इन सर्विस अग्रीमेंट। An agreement of service by which a person binds himself during the agreement not to take the service with anyone else is not restrained on lawful profession and it's completely valid। अब आप किसी के साथ सर्विस करते हैं और आपको वो बोलता है कि अगर आपको मेरे साथ में ज्वाइन करना है तो 2 साल आप मेरे साथ ही रहेंगे, एल्स आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, सो वो एक वैलिड रीजन माना जाएगा। नेक्स्ट आता है अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स में अगर कुछ भी होता है, कोई भी अग्रीमेंट किया जाता है, वो एक वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा। Uncertain agreements, agreements the meaning of which is not certain or capable of being certain are void। इसका एग्जाम्पल, A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing whatever show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty। ये हमने पहले भी किया था, जिसमें हमने ये बोला कि मैं आपको बोलती हूँ कि मैं 100 किलो तेल दूंगी आपको, बट किस तरीके का तेल दूंगी ये मेंशन ही नहीं किया। अब ऑटोमेटिकली हमारा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजर का मतलब क्या होता है? बेटिंग। आप कहीं जाके बेटिंग करते हो, बेटिंग अलाउड नहीं है, इनवैलिड है, अनलॉफुल है। सो अगर आप कोई भी बेटिंग में पार्ट लेते हो, वेजरिंग अग्रीमेंट में पार्ट लेते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। अब वेजरिंग अग्रीमेंट होता क्या है
कि ऐसी कोई कंडीशन जिसमें आप प्रॉमिस कर रहे हो कि किसी को आप पैसे दोगे, किसी कोई एक बंदा जीतेगा, कोई एक बंदा हारेगा, किसी का हैपनिंग इवेंट होगा, किसी का नहीं होगा। सो अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, ठीक है, किसी का प्रोपराइटरी इंटरेस्ट होगा इवेंट में। सो ये सारे एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। अगर ये सब है तो आपका अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। वॉइड का मतलब स्टार्टिंग से ही इनवैलिड हो जाएगा। अब कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें ये बोला जाता है कि ये वेजर है या नहीं है। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, सेल परचेज ऑफ शेयर्स, अगर कमोडिटी शेयर का सेल परचेज कोई करता है सो वो वेजरिंग अग्रीमेंट्स नहीं होता है, वो वैलिड होता है। अब लॉटरीज होती है, लॉटरी वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर आती है। क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, वो वेजरिंग अग्रीमेंट में ही आती है, वो इट इज अ लॉटरी एंड इट इज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। इंश्योरेंस, होना ना होना, किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का फायदा नहीं होगा, बट इट इज अ वेजरिंग, इट इज डिफरेंट, हमारा वेजर से डिफरेंट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस के, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है अग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसी कंटिंजेंट का मतलब कि ऐसी सिचुएशन जो कभी हो ही नहीं सकती, उस पे आप बेटिंग कर रहे हो। सो ए अग्रीज टू पे बी एज अ लोन इफ टू स्ट्रेट लाइंस शुड इनक्लोज अ स्पेस। गलत है, इम्पॉसिबल इवेंट्स है। आपने बोला मैं आपको 1000 रुपये दूंगा अगर आप मैजिक से गोल्ड डिस्कवर कर देते हो, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स है, कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। इम्पॉसिबल एक्ट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो उसके ऊपर अगर कुछ भी होता है वो चीज वॉइड हो जाएगी। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटर्न कर दोगे आपको जो बेनिफिट मिला है, और वो अग्रीमेंट हमारा वॉइड माना जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो टॉपिक्स इसमें जो हमने ये साथों की साथों कवर करे हैं। फर्स्ट हमारा मैरिज से रिलेटेड था। मैरिज में माइनर को छोड़ के सबको अपनी मर्जी से शादी करने की मंजूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड से रिलेटेड। आप कुछ भी बिजनेस कीजिए, ट्रेड कीजिए, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स के आप बीच में आते हैं, डेफिनेटली वो वॉइड हो जाएगा, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कुछ इवेंट्स अनसर्टेन होते हैं, जैसे हमने बोला अनसर्टेन है 100 किलोग्राम्स ऑफ ऑयल, 100 ऑफ ऑयल, टन्स ऑफ ऑयल आप देते हो, बट किस तरीके का ऑयल दे रहे हो ये आप नहीं बता रहे हैं, तो वो हमारा इवेंट अनसर्टेन हो जाएगी, ट्रांजैक्शन अनसर्टेन हो जाएगी। अग्रीमेंट्स बाय द वे ऑफ वेजर। वेजर का मतलब होता है बेटिंग। बेटिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो गलत मानी जाती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी थे। क्रॉसवर्ड पजल्स बेटिंग मानी जाएगी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बेटिंग डेफिनेटली वो कंटिंजेंट मतलब सिचुएशन होएगी ही नहीं। इम्पॉसिबल एक्ट्स एंड इवेंट्स, ऐसी कोई सिचुएशन या एक्ट जो इम्पॉसिबल है, अगर आप उस पे अग्रीमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो वॉइड मानी जाएगी। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। एनी डाउट्स टू एनीवन? गूगल क्लासरूम का लिंक इसलिए भेजा है क्योंकि उस पे सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है। आई एम पेस्टिंग इट अगेन।
Yes, please. Any doubts to anyone? मिसरिप्रेजेंटेशन, आप किसी को गलती अपनी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली फैक्ट्स को गलत बता रहे हो। बायलैटरल होता है जिसमें कि यूनिलैटरल एंड बायलैटरल मिस्टेक्स थी। वो क्या होती है? यूनिलैटरल मिस्टेक जिसमें एक साइड से मिस्टेक होती है, बायलैटरल मिस्टेक होती है जिसमें दोनों साइड से मिस्टेक होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन, डेफिनेटली मिसरिप्रेजेंटेशन, आप किसी को गलत मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, गलत चीजें दिखा रहे हो, तो वो गलत चीजें बता रहे हो तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हो सकता है गलती से बता रहे हो, हो सकता है जानबूझ के बता रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। है, आप प्लीज आप गूगल क्लासरूम में चेक कीजिए, सारे हैं, मैंने आपको कोड भी दे दिया है, आप चेक कीजिए प्लीज। यू प्रिपेयर द नोट्स, इधर एसओएल नोट्स। अगर गुडविल आप सेल कर रहे हो तो इसमें आप सामने वाले को अलाउ कर रहे हो वो आपका नाम यूज करे। आपका नाम यूज करके, जैसे हम बोलते हैं लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग हम कर रहे हैं। आप मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच खोलते हो, फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी ब्रांच होते हैं, फ्रेंचाइजी ब्रांड्स होते हैं कि जिसमें मतलब एक होता है स्टोर जो कंपनी का होता है, बाकी के स्टोर्स होते हैं फ्रेंचाइजी, मतलब उसके ओनर कोई और होते हैं, बट एक्चुअल में कौन करेगा? टाइटन आई प्लस है। टाइटन आई प्लस के यूल फाइंड 100 स्टोर्स। एक स्टोर होगा कंपनी, हो सकता है 5 स्टोर्स कंपनी स्टोर्स है, बाकी सारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स है। मींस आप टाइटन आई प्लस का नाम यूज कर रहे हो और आप सामान बेच रहे हो बस, बट सारा कंट्रोल किसके पास है? टाइटन आई प्लस के पास ही है। इट्स दैट आप सामान बेच रहे हो और खरीद रहे हो, एंड दैट टू फ्रॉम यू हैव टू बाय फ्रॉम टाइटन आई प्लस। आपको टाइटन आई प्लस के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे फ्रेंचाइजी बिजनेस में। चैप्टर जो बीच के चैप्टर्स नहीं है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने वो अपलोड भी नहीं किए हैं। कोड आपको मैंने दे दिया है, इट्स W7XDZE, इट्स W7XDZGE। This is a code you people can see. Fine, no more doubts. Clear everyone. I'll see you in the next class on Monday. Thank you so much. We'll continue with Indian Contract Act only. Thank you. हेलो सर, हाँ जी सर, एंड कर दो। हाँ जी सर, ओके थैंक यू सर।